अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.2 को सॉल्व किया है। अगर आप उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इनके प्रूफ की बात करेंगे और इसके साथ साथ इसके रिलेटेड एग्जांपल्स की बात करेंगे ताकि हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल हो सकें। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये होती क्या है कि आपके पास कोई से भी दो सेट हों तो उन दो सेटों का अगर आप यूनियन लेते हैं, मतलब ए यूनियन बी लेते हैं या फिर बी यूनियन ए लेते हैं, इनकी प्लेस अगर हम चेंज कर दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट आपको दोनों केसेस में सेम देखने को मिलता है। ये है हमारे पास आज की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली जिस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन होती है उसको हम प्रूव करते हैं कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड लेते हैं तो दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। अब देखें हमने क्या किया, हमने इसको लेफ़्ट हैंड साइड से पकड़ लिया, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। अब हम जानते हैं कि ए यूनियन बी में होता क्या है कि ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ए में भी मौजूद होते हैं या बी में भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर बात क्या होती है, ए में हो तब भी हम ए यूनियन बी में लिखते हैं, बी में हो तब भी हम ए यूनियन बी में लिखते हैं। सो यही प्रॉपर्टी उसने यहाँ पे यूज़ की। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये जो डेफिनेशन है यूनियन की उसको यूज़ किया है। अगर आप ज़रा याद करें तो इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी जब हमने यूनियन को पढ़ा था तो यूनियन की एक डेफिनेशन जो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में थी वो ये थी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। कि यूनियन में कौन से एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो ए में हों या फिर बी में हों, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिखा जाता है तो वो जो रिजल्ट होता है उसको कहते हैं यूनियन, इन दोनों सेट्स का यूनियन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेफिनेशन यूज़ की। अब यहाँ पर ये बात हमें पता चली कि अगर ए का होगा तब भी हम यूनियन में लिखेंगे, अगर बी का कोई मेंबर होगा तब भी हम यूनियन में लिखेंगे। सो आर है। अब जब बात आर की आती है या मतलब कुछ भी कोई किसी एक में भी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, हम इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उसने हिंट दिया है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट प्रिजर्व। ठीक है। सो क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप इनके जो सेट में ऑर्डर है उसको जो है चेंज कर सकते हैं, उससे सेट को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो इट मीन दैट अगर उससे सेट को फर्क नहीं पड़ता तो x जो है b को बिलोंग करता है ये हम पहले लिख दें और ये जो x a को बिलोंग करता है ये हम बाद में लिख दें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम अगर लिखें ना, मैं अगर एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो 1,2 लिखा हो या फिर 2,1 लिखा हो, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। ये जो सेट है और ये जो सेट है ये दोनों इक्वल सेट हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी प्लेस आगे पीछे हो गई है तो ये और सेट बन गया है, ऐसा नहीं है। सो दोनों एक ही सेट है, दोनों इक्वल सेट है। तो इट मीन दैट यही बात वो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है इनकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। सो अगर कर सकते हैं तो हमने एक्स जो बेसिकली यहाँ पर ये जो टर्म थी एक्स ए वाली, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेस को चेंज कर सकते हैं। सो किया तो ये करने से क्या हुआ,
ये करने से अगर पहले वाला जो एलिमेंट आता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई ये बी यूनियन ए की डेफिनेशन है। जिस तरह से हमने इसको खोला तो कैसे आया, ए को पहले लिखा बी को बाद में लिखा। अब अगर आपने यहाँ पर बी पहले है ए बाद में है तो हम बी यूनियन ए लिख देंगे। तो ये बी यूनियन ए किसके इक्वल है, ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इट मीन दैट ये राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी और राइट हैंड साइड हमने कर दी प्रूव। तो इट मीन दैट ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये प्रूव हो गई है। बिल्कुल सिंपल है, आपने सिर्फ डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी की तरह की है लेकिन ये है इंटरसेक्शन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आप प्लेस को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन जो बीच में आपने पहले यूनियन लिया है अब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, अब वही कहानी इसको भी हम प्रूव करेंगे। कैसे, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो हमें जो पता है कि ये डेफिनेशन जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटर की जो डेफिनेशन होती है उसमें से और यूनियन में फ़र्क क्या होता है। यहाँ पर अगर अगर यूनियन होगा तो यहाँ पर आर आएगा और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर एंड आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है। एंड का मतलब क्या होता है कि वो मेंबर्स जो एक्स ए में भी हूँ और बी में भी हूँ वो इंटरसेक्शन में आते हैं। और यूनियन में ए में हूँ या बी में हूँ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप इकट्ठा लिख देते हो। सो ये प्रॉपर्टी जो बेसिकली डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी तो आप इसको नहीं कह सकते, ये डेफिनेशन हमने यूज़ की ए इंटरसेक्शन बी की, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी है उसका हमने यूज़ किया कि आपके पास अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इट मीन दैट एक्स ए में हो और बी में हो तब जाके वो इंटरसेक्शन में जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर फिर वही कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं सेट में मेंबर्स को। तो कहानी वही, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज अ सेट नॉट प्रिजर्व्ड। तो इट मीन दैट यहाँ पर आप इनकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये वही काम हो गया कि जो पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे या जो बाद में आएगा वो बाद में लिख देंगे। सो ये किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड आ गई, तो इट मीन दैट लेफ्ट और राइट इक्वल हैं। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टीज जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, पहले केस में हमने यूनियन के लिए प्रूव किया, दूसरे केस में हम इंटरसेक्शन के लिए इसको प्रूव करके आए हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन द सेम केस ये यूनियन के लिए भी है और इंटरसेक्शन के लिए भी है। तो पहले हम यूनियन की बात करेंगे और फिर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। अब हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो फिर वही काम कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली। सबसे पहले ऐसा समझें कि ये एक सेट है और ये एक सेट है। इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का रिश्ता है, यूनियन का ताल्लुक है, हमने इनका यूनियन लिया है। तो अगर ये एक सेट हो और ये एक सेट हो तो यूनियन लें, तो यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, एक्स इसका मेंबर होगा या इन दोनों के यूनियन का मेंबर होगा। ऐसा ही है ना बाय द डेफिनेशन। सो यही डेफिनेशन यहाँ पे उसने यूज़ की है पहले केस में। अब देख लें कि इसमें कैसे मेंबर होंगे। एक्स टाइप के और एक्स या तो ए का मेंबर होगा, आर लिखा है बीच में, या फिर इन दोनों के यूनियन का मेंबर होगा। अब मज़ीद इसका यूनियन है तो इसके यूनियन को फिर से वो ओपन कर देगा। फिर से ओपन कर देगा तो क्या मतलब हुआ कि अगर एक्स बी यूनियन जो है सी में है तो फिर से इस पे वही प्रॉपर्टी यूनियन भी लगाओ। तो इट मीन दैट अगर एक्स बी यूनियन सी में है तो एक्स बी में होगा या फिर सी में होगा। तो यही लिखा है उसने, ये तो पहले से आ गया है, ये वाली टर्म तो पहले से है। इसको वो खोल रहा है कि एक्स बी में है या फिर एक्स सी में है, क्योंकि यूनियन में है तो इन दोनों में किसी एक में तो होगा, हो सकता है दोनों में हो तो एक में तो लाजमी होगा। सो यहाँ तक उसने अभी तक जो भी काम किया
पहले बार उसने एक प्रॉपर्टी यूज़ की, इन दोनों को एक सेट मान के, फिर बी और सी को सेट मान के उसने फिर से प्रॉपर्टी लगाई, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं कि हम जो है इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना, हमने क्या लिया था, हमने ए इंटू बी यूनियन सी लिया था। हमने प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी। सो हम इन दोनों पे पहले यूनियन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, एक्स ए में है या बी में है या सी में है। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो इट मीन दैट एक्स ए यूनियन बी में है। रिवर्स प्रॉपर्टी जो आपके पास आ रही है, इसी आपके पास यूनियन की रिवर्स प्रॉपर्टी, कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। आप ज़रा, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं एक्स ए में है और एक्स बी में है। अगर एक्स ए, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, अगर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो अगर ये फॉर्म लिखी हो तो वापस ये फॉर्म नहीं लिख सकते, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। सो अगर इससे इस फॉर्म में आ सकते हैं तो इससे बैकवर्ड भी जा सकते हैं। सो पहले हमने इसको ओपन कर लिया, अब हम इसको क्या है, यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर वापस यूनियन में डाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स ए यूनियन बी में है या फिर एक्स सी में है, तो इसको फिर से वापस जो है रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करके हम फिर से पहुंच जाएंगे किस पे, इस पे, यूनियन वाली प्रॉपर्टी पे। सो ये कौन सी है, ये तो राइट हैंड साइड है। अगर ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से आपके पास ये जो है एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के रिस्पेक्ट से हमने प्रूव कर दी है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम इंटरसेक्शन के हिसाब से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वही काम है। अच्छा, सो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, उठा ली लेफ्ट हैंड साइड, और इसको फिर वही कहानी कि इसको हमने एक सेट माना, इसको हमने एक सेट माना, दो सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब यूनियन आता है तो आर लिखते हैं, और इंटरसेक्शन आता है तो एंड, और फिर एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। सो इन पे फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको फिर से ओपन कर देंगे, इस पे हमने फिर से प्रॉपर्टी लगा देनी है। तो इसका मतलब एक्स बी में है एंड एक्स सी में है, बी में भी है सी में भी है, तो ये हो गया। और फिर वही कहानी जो पहले की, कि हमने क्या करना है, हमने इन जो ये आपके पास आ गए हैं, हम इन दोनों को पहले ज्वाइन कर देते हैं। जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, और फिर हम फिर से इसको रिवर्स करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ वापस पहुँच जाएंगे। और ये कौन सी है, तो ये राइट हैंड साइड है। अगर ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो इट मीन दैट ये इक्वल है। सो इस तरह से ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई है। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ इस बात को समझना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन देगा तो आपको इसी तरह से कहेगा कि आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या फिर ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अच्छा, जब बात आती है यहाँ पर ऑफ यूनियन, जब बात करेगा ऑफ यूनियन की, तो ऑफ यूनियन का मतलब है आपको यहाँ पे यूनियन लगाना है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे यूनियन। ओवर की जब बात करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाले हैं ब्रैकेट वाले, वहाँ पर आपको वो लगाना है। अगर ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेगा तो पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन, ठीक है ना, जिस तरह से आपको सीधा सीधा मिल रहा है। ऑफ यूनियन तो पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन। अगर कहेगा ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो फिर क्या है, फिर उलट कर देना, पहले इंटरसेक्शन ऑफ। जब भी आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जो पहले आ जाएगा वो पहले लगा देंगे, ठीक है ना। सो जो पहले आ जाएगा उसको क्या करेंगे, पहले लगा देंगे। सो ऑफ यूनियन है तो पहले यूनियन और बाद में इंटरसेक्शन। अगर पहले कहता है ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले इंटरसेक्शन और बाद में यूनियन। और ये होती क्या है, ये होती है कि आपके पास अगर ये फॉर्म हो, अगर ये फॉर्म हो तो क्या होगा, ये जो ए है
बी के साथ भी यूनियन होगा और सी के साथ भी यूनियन होगा। अब देखें ज़रा क्या कर रहा है, इस ए को बी के साथ भी यूनियन करेगा, इस ए को सी के साथ भी यूनियन करेगा और दोनों को अलग करके ये बीच में इंटरसेक्शन लिख देगा। बात आ रही समझ में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसने किस तरह से चेंज किया है। अगर बात करेगा ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन तो इट मीन दैट पहले यूनियन और फिर इंटरसेक्शन इस तरह से, और इसको ओपन कैसे करोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है ना। जिस तरह से ये ए यूनियन बी, बी के साथ यूनियन और बीच में इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन सी। अब ये तो हमें समझ में आ गई कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसका प्रूव भी तो करना है। अगर प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं। इसकी एक साइड उठा ली हमने, ये साइड हमने उठा ली। अगर ये साइड उठा ली तो हम वही काम करें जो पहले करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, हम जानते हैं अगर हम इसको एक सेट माने और इसको एक सेट माने तो दो सेटों के दरमियान अगर यूनियन हो तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर यूनियन है तो आएगा आर, आर के बाद आएगा एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये आ गया। अब देखें यहाँ तक हमने जो है बाय डेफिनेशन काम किया है, यूनियन की डेफिनेशन को अप्लाई किया। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, सो b इंटरसेक्शन c है तो इस पर हम इंटरसेक्शन वाली जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, x b में है एंड x c में है, मतलब एक्स बी और सी दोनों में है क्योंकि एंड है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो एंड आ गया है। सो इसका इट मीन दैट कि ये दोनों में है। अगर एक्स बी में भी है, एक्स सी में भी है और यहाँ पर एक्स ए में है तो इस बात को देखें ज़रा, हम चेंज कर सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि एक्स बी में भी है और एक्स सी में भी लाजमी है, ठीक है ना। और इसका यूनियन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर वही कहानी कि क्या है, अगर एक्स ए में है यहाँ पर और ये इसके साथ आर बना रहा है, आर ए में है या फिर इन दोनों में से इन दोनों में है। अब ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर देखिए ना क्या सीन है कि आपके पास क्या है, x बिलोंग्स टू ए, मतलब x ए में है या फिर x इन दोनों में है, ये मतलब है ना, या x ए में है या इन दोनों में। हो सकता है कि आपके पास तीनों में x हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सो यही सिचुएशन का हम यूज़ करते हुए, इन दोनों में तो लाजमी है, ऐसा तो नहीं है अगर बी में होगा तो सी में भी होगा, अगर बी में भी नहीं होगा तो फिर सी में भी नहीं होगा। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए एक ही बात है, बी में भी है सी में भी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स ए में है या फिर बी में है, एक्स ए में है या फिर एक्स सी में है, बीच में हम एंड लगा सकते हैं। ये बात हमें समझ में आई है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि ए में है तो इस केस में इन दोनों में ज़रूरी है, ठीक है ना, इन दोनों में तो अगर बी में है तो सी में भी है, अगर बी में नहीं है तो सी में भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, हम इन दोनों का पेयर ए के साथ बना सकते हैं, एक्स ए में है या बी में है एंड एक्स ए में है या एक्स सी में है। सो इस हिसाब से अब हम रिवर्स करेंगे, ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है यूनियन की। यहाँ पर आर आ रहा है एक्स ए में है या बी में है, तो हम इट मीन दैट एक्स किस में है, ए यूनियन बी में, या फिर इस पे फिर से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे या डेफिनेशन लगाएंगे एक्स ए यूनियन सी में। सो अब एक्स ए यूनियन बी में है और एक्स ए यूनियन सी में है और बीच में एंड है, तो इट मीन दैट हम क्या कर सकते हैं, एंड आता है तो क्या करते हैं, एंड आता है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं। सो इंटरसेक्शन लगाएंगे और ये बन गई आपकी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड बन गई है तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जो मैं पहले कह रहा था कि ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब पहले इंटरसेक्शन और बाद में यूनियन, ठीक है, और काम वही करेगा।
कि क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, बीच में यूनियन, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। ये देख लें वही काम उसने किया, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, बीच में यूनियन, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। ब्रैकेट में दोनों वालों के साथ जो है बेसिकली वो अपना यूनियन ले लेगा, और इसके दरमियान की जो जो मेंबर जो होगा आपके पास ऑपरेशन वो आप सेंटर में लिखोगे। सो यूनियन है तो यूनियन आप बीच में लिखोगे। सो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हुए आ जाएंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो यूनियन की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले इंटरसेक्शन आ रहा है, इसको आप एक सेट समझें, और दो सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन हो तो क्या करते हैं, एक्स ए में है या फिर एक्स ए में है एंड एक्स बी यूनियन सी में है, यही लिखेंगे, एक्स ए में है एंड एक्स बी यूनियन सी में है। और यूनियन की प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स बी में है या फिर एक्स सी में है। वही काम फिर से करेंगे, हम लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में आ रहे हैं दोनों, और ये क्या है, अकेला है, तो एक्स ए में है तो इन दो बी के साथ भी लिख सकते हैं, सी के साथ भी लिख सकते हैं, तो यही लिखा, एक्स को बी के साथ भी लिखा, सी के साथ भी लिख सकते हैं, और बीच में क्या लिख दिया, बीच में यहाँ पर आर लिख दिया। सो ये कर दिया। अब करने के बाद ये क्या बन गया, अगर हम ये एंड के साथ है तो इंटरसेक्शन, ये भी एंड के साथ है तो इंटरसेक्शन वाली फॉर्म, और अगर एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, सो ए सी में इस हिसाब से करेगा। सो एंड की यहाँ पर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो अगर आर आ रहा है तो इट मीन दैट ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल, और राइट हैंड साइड जो है वो कौन सी है, वो आपके सामने है। सो इस तरह से ये आपका जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुका है। अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन लॉ की। तो डी मॉर्गन लॉ बेसिकली आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझा जाता है सेट्स वाले चैप्टर में। अगर हम बात करें चैप्टर सेट वाले चैप्टर की, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक की, तो उसमें डी मॉर्गन लॉ का जो है इस्तेमाल या फिर उसका प्रूव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी क्लास के लिए। तो यहाँ पर आपके पास भी डी मॉर्गन लॉ आया है। सो मैं चाहूँगा कि आप डी मॉर्गन लॉ को अच्छे से करें, ठीक है ना। हो सकता है कि इसका यही प्रूव आ जाए, नहीं तो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल तो पक्की आ जाएगी, या ये प्रूव या फिर उसके रिलेटेड एग्जांपल्स। सो हम करते हैं इसका प्रूव। डी मॉर्गन लॉ बेसिकली 17.1 के लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्वेश्चन उसके किए हैं, लेकिन वहाँ तक जो है बेसिकली आपको अगर आइडिया नहीं है तो यहाँ भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। अब देखें, आपके पास कोई से दो सेट्स हैं और ये दोनों क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो डी मॉर्गन लॉ किस तरह से होता है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी हो, होल का क्या हो, होल का आपके पास कंप्लीमेंट हो, तो जब कंप्लीमेंट नीचे आएगा ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप होल का कंप्लीमेंट है, दोनों का कंप्लीमेंट की फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो, तो ए कंप्लीमेंट ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और बी कंप्लीमेंट इन द सेम केस अगर आपके पास इंटरसेक्शन है और होल का कंप्लीमेंट है, तो इट मीन दैट आपका यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। ये है आपके पास डी मॉर्गन लॉ। इसके दो रूल हैं, एक फर्स्ट रूल है, एक सेकंड रूल है। तो आप इनको अच्छे से करें और इस प्रूफ को आप ख़ास ख्याल से, ध्यान से और अच्छे से इसको समझ के करें कि यहाँ पर ये प्रूफ आपको ज़रूर आना चाहिए हर हाल में। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड ली। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कंप्लीमेंट की। अब बात आती है कंप्लीमेंट की, तो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ए कंप्लीमेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो u माइनस ए लिखते हैं, ऐसा ही है। अगर u माइनस ए लिखते हैं और अगर हमें a यूनियन b का कंप्लीमेंट चाहिए, तो इट मीन दैट u माइनस इंटू ए यूनियन b लिखते हैं, ऐसा ही है ना। कि जो a यूनियन b का कंप्लीमेंट होता है किसके इक्वल होता है, u माइनस इंटू ए यूनियन b के इक्वल। ये हमारे पास इस डेफिनेशन के हिसाब से है। सो अब ये डिफरेंस की डेफिनेशन है। डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके वो मेंबर्स जो u में हैं लेकिन इनमें नहीं है,
ये डिफरेंस की डेफिनेशन होती है। तो इसी डेफिनेशन को यहाँ पे वो यूज़ करेगा। अब देख लें, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट क्या है कि x बिलोंग्स टू u है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन b है। ठीक है, सो यहाँ पर वही उसने कंप्लीमेंट की डेफिनेशन अप्लाई की कि x के वो u के वो मेंबर जो बेसिकली यहाँ पर u में तो मौजूद हैं लेकिन a यूनियन b में मौजूद नहीं है, वो आपके पास कंप्लीमेंट में आते हैं। सो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन उसने यहाँ पे अप्लाई की है। आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो इससे पिछली एक्सरसाइज थी जिसमें हमने डेफिनेशन देखी थी उसको आप अच्छे से देख लें ताकि ये आपको आसानी से याद रहें और आप इस चीज़ को भूलें नहीं। अगर आप इनको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन की बी की डेफिनेशन के हिसाब से ना ये ए में होगा ना ये बी में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो वो ए में भी है या बी में है। लेकिन अगर ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो ना वो ए में होगा ना वो बी में होगा। यही बात वो यहाँ पे कर रहा। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब दोनों सेटों में नहीं है, तभी तो यूनियन में नहीं है। अगर किसी एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता। सो ये हो गया। इस डेफिनेशन को हमने फिर से एक्सपैंड किया। अब एक्सपैंड करने के बाद हमने जो पहले करते आ रहे हैं वही काम करेंगे। u को जो है इसके साथ भी लिखेंगे और u को इसके साथ भी लिखेंगे। यही काम यहाँ पे जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें भी यही काम करते आ रहे हैं कि जब ब्रैकेट आ जाती थी तो हम क्या करते थे, ये जो यहाँ पर सिंगल होता था इसको दोनों के साथ लिखते थे और इनके दरमियान वाला जो होता था उसको हम सेंटर में डाल देते थे। वो एंड होता था या आर होता था, जो भी होता था। तो वही काम। तो x जो है बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, एक पेयर आपका ये बनेगा। फिर x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, एक पेयर आपका ये बनेगा। राइट, अब देखें ज़रा कि x u में हो a में ना हो तो इट मीन दैट x किस में है, a कंप्लीमेंट में है। क्योंकि ए कंप्लीमेंट की यही डेफिनेशन है कि यू के वो मेंबर जो यू के वो मेंबर जो यू में हूँ लेकिन यहाँ पे ए में ना हूँ। ठीक है ना। सो यही कहानी। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स यू के वो मेंबर जो यू में हो बी में ना हो तो ये बी कंप्लीमेंट बन जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर x ए कंप्लीमेंट में है एंड बी कंप्लीमेंट में है तो एंड की वजह से क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। सो x ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ये आपका फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव हो चुका है। अब हम इसका सेकंड डी मॉर्गन लॉ जो है इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप इस चीज़ को ज़रा सा थोड़ा सा दिमाग से करने की कोशिश करें तो मुश्किल नहीं होगा। अब इसकी आप वही काम करें। इसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली। लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली तो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से x जो है वो u में होगा लेकिन इन दोनों के यूनियन इंटरसेक्शन में नहीं होगा। सो x u में तो है लेकिन इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है। और अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है तो फिर इन दोनों में, अच्छा अब देखें यहाँ पर एक बड़ी, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। देखें, अगर इन दोनों में, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। अब इंटरसेक्शन में कॉमन होते हैं। सो इसका क्या मतलब है, अगर x जो है इन दोनों के कॉमन में नहीं है तो हो सकता है कि कॉमन में ना हो लेकिन किसी एक में हो। पॉसिबल है ना, नहीं भी हो सकता। तो शर्त यह हो सकता है कि इसमें हो इसमें ना हो सकता है दोनों में ना हो। तो यहाँ पर चांसेस हैं, किस चीज़ के चांसेस हैं, होने के चांसेस हैं। तो इट मीन दैट अगर होने के चांसेस हैं तो फिर हम यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे आर की फॉर्म में। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पीछे वाला जो प्रूव था उसमें भी मैं आपको यही इसी चीज़ पे जोर दिया था। मैंने कहा था कि अगर जो x है यहाँ पर x a यूनियन b में नहीं है तो फिर पक्की बात है ना a में है ना b में है। अगर दोनों में किसी एक में भी होता तो यूनियन में तो आ जाना था। ठीक है। अब
यहाँ पे भी ऐसा ही केस है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई ये दोनों में किसी एक में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो सिर्फ कॉमन आते हैं, बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, तो हो सकता है हो सकता है ना हो, तो चांसेस हैं होने के। तो इसीलिए हम फिक्स नहीं कह सकते कि दोनों में नहीं होगा। दोनों का नहीं होने का जो है मसला वो यहाँ पे पैदा होता है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, आर, हो सकता है किसी में मौजूद। सो इसीलिए एक्स ए में हो सकता है या बी में, यहाँ पर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में ना हो या फिर बी में ना हो। ठीक है ना, हो सकता है कि ए में ना हो या बी में ना हो। अगर दोनों में होता तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में नहीं आ जाता, अब दोनों में नहीं है तो तभी इंटरसेक्शन में आया है ना। यहाँ पे देखिए ना, अगर दोनों में होता तो इंटरसेक्शन में आ जाता, और दोनों में नहीं है तो इट मीन दैट किसी यहाँ पर किसी एक में नहीं था, तभी तो कॉमन में नहीं चला गया। अब यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ए विच इज़ इक्वल टू है 1 2 3 और बी विच इज़ इक्वल टू है आपके पास यहाँ पर 1 2 और 5। अगर मैं 5 ले लेता हूँ, 5 मेंबर है, सो अब देखें, अगर 5 मेंबर है ए का, सॉरी 5 मेंबर किसका है, बी का, बी का है लेकिन ए का नहीं है। अब इन द सेम केस अगर मैं मेंबर ले लेता हूँ जो है 1, जो कि ए इंटरसेक्शन बी का है, ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है जो कि 1 है, ठीक है, 1 क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन का मेंबर है, तो लाजमी बात है कि इन दोनों में है तो तभी आया है। अब अगर एक्स जो है इसमें नहीं, इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई इसके बाद मेंबर ही नहीं है। आप देखें ज़रा, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 और 2 है, 1 और 2 हैं, यहाँ पर देखें, लेकिन कॉमन एलिमेंट के अलावा भी नंबर हैं जो इनसे डिफरेंट हैं। अब इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, तो हो सकता है कि वो 3 हो सकता है कि वो 5 हो। सो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम ये एंड या आर क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। सो आर इसलिए लगा रहे हैं कि अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है तो ये लाजमी नहीं है कि दोनों में नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर हम क्या लगाते हैं, हम और लगाते हैं। तो हम और लगा रहे हैं। अब आर के हिसाब से वही यू को ए के साथ भी लिखेंगे एंड के साथ, और यू को एंड के साथ इसके में लिखेंगे और बीच में लिखेंगे आ, ये जो पहले हम करते आ रहे हैं वही। सो ये अब एक्स ए में है, सॉरी एक्स यू में है और एक्स ए में नहीं है, तो इसका मतलब कंप्लीमेंट। और अगर एक्स यू में है और बी में नहीं है तो इसका मतलब बी कंप्लीमेंट। और बीच में क्या है, आर, तो आर है तो यूनियन में आ जाएगा। सो डिमॉर्गन का आपका सेकंड जो प्रूव है वो भी हो चुका है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो एग्जाम्पल आ रही है वो ये है कि आपके पास अगर ए ये सेट हो, बी ये सेट हो, तो वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर ए यूनियन बी लें या फिर बी यूनियन ए लें तो बराबर होगा। इंटरसेक्शन के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी लें या फिर बी इंटरसेक्शन ए लें तो रिज़ल्ट सेम आएगा। यही हम प्रूव करने वाले हैं इस एग्ज़ाम्पल में। अब देखें, वो दोनों केसेस में लेके दिखाएगा, लेकिन ये तो सिंपल सी कहानी है, इसमें ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। सो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली, ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट, इन दोनों में यूनियन लेने हैं, तो यूनियन मतलब कॉमन एलिमेंट, और जो है टोटल एलिमेंट सबके लिखने हैं, रिपीट नहीं करना बस। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 तक तो इसमें सीधे सीधे हैं। उसके बाद 5 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 6 है। 7 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 8 इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है। 9 9 भी है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12। तो हमने क्या किया, इन दोनों का यूनियन ले लिया। यूनियन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास एक साइड है जिसको हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं। अब हम राइट हैंड साइड उठाते हैं, बी यूनियन ए, तो ये आपका बी, ये आपका ए। सो
क्योंकि नॉर्मली सेट्स में हम क्या लिखते हैं, छोटा नंबर पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है, लिखा। 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद जो है 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है। सो ये लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप देख सकते हैं। इन द सेम केस इंटरसेक्शन के लिए भी यही सीन है। इंटरसेक्शन के लिए नई कहानी कोई नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आते हैं, ये 1 दोनों में नहीं है, 2 जो है दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है और 12 दोनों में है। सो 4, 6 और 12 आ गया ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। इन द सेम केस बी इंटरसेक्शन ए का आंसर। कॉमन लेने हैं ना, तो 4, 6 और 8, इनमें भी वही 4, 6 और 8 आया। सो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 है, उसको देखते हैं। उसमें कहानी क्या है, वो भी बिल्कुल सिंपल ही है। यहाँ पर आप देखें, ए आपको सेट दिया, बी आपको सेट दिया, सी आपको सेट दिया और कहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लो, राइट हैंड साइड बाद ले लो, दोनों को सॉल्व करो, रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता, देखते हैं। अब देखिए, ए यूनियन इंटू बी इंटू यहाँ पे यूनियन सी। सो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। सो इन दोनों का यूनियन, 1 छोटा है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। सो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा ये कॉमन एलिमेंट जो है, जिनके एलिमेंट्स तरतीब से हमने लिख लिए। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं। सो अगर इन दोनों का यूनियन, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 है नहीं, 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 9 आ गया। सो ये हमने यूनियन ले लिया इस साइड का। राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। पहले तो वैल्यू लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इन दोनों को सॉल्व किया, तो ये 1 है, इधर नहीं है, तब भी 1 तो आ जाएगा क्योंकि यूनियन की बात कर रहे हैं। 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी, 7 भी, जो है ये आपके पास 10 भी। ये हमने इन दोनों का यूनियन ये ले लिया। इसको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह रहे, ये साथ में ऐसे ही चल रहा। अब इनका यूनियन तो 1, 2, 3 2 10। सो यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों साइड्स पे आपको रिज़ल्ट जो है वो सेम देखने को मिला है। तो इट मीन दैट यहाँ पर ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ जो है, ये अंडर एडिशन जो अंडर सॉरी अंडर यहाँ पर जो है यूनियन, वो हमने प्रूव किया है। इन द सेम केस अंडर जो है जो आपके पास आ रहा है इंटरसेक्शन, वो भी आप प्रूव करेंगे। सो बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सारी कहानी बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। सो आप इसको एक बार देख लें, ठीक है ना। पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, फिर इसके साथ ले लें। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, जिनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3, 5, 7 है, और फिर इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 3 इधर नहीं है, 5, 5 एक ही एलिमेंट कॉमन है, सो 5 आ गया। अब इधर से देखते हैं, तो इन दोनों को आप पहले सॉल्व कर लें। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2, 5 आया। अब 2 और 5 इनमें कॉमन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो 5 आ गया। लेफ़्ट और राइट देखें तो इक्वल है। सो किस्सा ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, जिसको यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको प्रूव करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कहानी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या पढ़ा था पहले केस में, उसने कहा ऑफ यूनियन, पहले यूनियन बाद में इंटरसेक्शन। सो पहले यूनियन बाद में इंटरसेक्शन, और ये किस तरह से, ए का बी के साथ यूनियन, बीच में इंटरसेक्शन, और फिर ए का सी के साथ यूनियन। सो ये अब कहानी वही है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएगा, वैल्यूज़ पुट करेगा, इनको पहले सॉल्व करेगा, इनका पहले यूनियन ले लिया। सो यूनियन लेने के बाद, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 6 आता है, तो 6। अब इसका यूनियन ले लेगा, तो 1 से 10 तक तो वैसे भी 6 आ जाता है, तो वही 1 से 10 ही आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे इनका यूनियन पहले लेगा, इनका यूनियन पहले लेगा, इसको इन दोनों का यूनियन लेगा, इन दोनों का यूनियन लेगा। यूनियन लेने के बाद ये भी 110 आ गया, ये भी 110 आ गया। सो इनका इंटरसेक्शन दोनों 110 है, सो इट मीन दैट दिस वन। सो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरा लॉ जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसमें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो वो आपके पास है आपके सामने। सो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो उसने डिमॉर्गन लॉ प्रूव करने के लिए कहा है वो
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एग्जाम्पल नंबर 4 जो है इसको आप अच्छे से देखें ताकि आप इस चीज़ को सही से खुद से करने की कोशिश कर सकें। अब देखिए, यू आपको दे दिया 1 से 20, ए आपको दे दिए ताक नंबर जिसको ऑड नंबर कहते हैं, और बी आपको दे दिए इवन नंबर। अब कहा कि वेरीफाई करो डिमॉर्गन लॉ। अब डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करने के लिए पहले डिमॉर्गन लॉ ए पार्ट, सो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली, तो पहले यूनियन और फिर कंप्लीमेंट। सो कंप्लीमेंट के हिसाब से क्या लिखते हैं, u माइनस ए यूनियन बी। सो u की वैल्यू आपके सामने ये है और a यूनियन b की वैल्यू, a की वैल्यू यूनियन b की वैल्यू। ठीक है, सो ये हो गए। तो अब इन दोनों का पहले यूनियन लो, ले लिया भाई, ये उनका यूनियन आ गया। अब डिफरेंस लेंगे, सो ये भी 1 से 20 है, ये भी 1 से 20 है, तो किस्सा ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट आ गया खाली सेट। सो लेफ़्ट हैंड साइड आपकी खाली सेट आ गई है। राइट हैंड साइड देखते हैं। सो ए कम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, बी कम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी। यू की वैल्यू भी लिखो, ए की भी लिखो, यू की भी लिखो, बी की भी लिखो, सबकी वैल्यूज़ लिख दी, इनका डिफरेंस लिया। 1 से 20 तक में से ऑड नंबर निकाल लिए, इवन नंबर आ गए। अब यहाँ पर 1 से 20 में इवन नंबर निकाल लिए, ऑड आ गए, तो इवन और ऑड का इंटरसेक्शन क्या आता है, खाली सेट। तो इट मीन दैट लेफ़्ट और राइट दोनों का रिज़ल्ट देखा तो क्या मिला, खाली सेट मिला। सो ये आपका डिमॉर्गन लॉ 1 जो है वो प्रूव हो गया। इन द सेम केस यहाँ पर वैसे भी दूसरी साइड पे आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड उठाई, जो है पहले कंप्लीमेंट की डेफिनेशन, फिर उसने वैल्यूज़ पुट की, ये यू की, ये ए की, ये बी की, इनका इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन लेने के बाद इनका इंटरसेक्शन हमने पहले भी लिया, इवन और ऑड का इंटरसेक्शन क्या आना, खाली सेट। तो अब इसमें से खाली सेट निकलेगा तो क्या आएगा, सेम का सेम ही आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट तो कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं है। सो दिस वन। अब राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, सो ए कम्प्लीमेंट, सो यू माइनस ए, बी का जो आपके पास जो है यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट, तो यू माइनस बी। सो यू में से ए वाले निकलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये ए क्या है आपके पास, ई ऑड नंबर है, तो इवन नंबर का सेट, और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, ऑड नंबर का सेट। तो इवन और ऑड दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वापस 1 से 20 बना लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो इस तरह से ये आपके पास प्रूव हो गया है। और अब मेरे ख्याल में एक्सरसाइज आ गई है। सो एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के सामने, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।